कोई कोई वो नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है जो है। तो नहीं नहीं काटेगा नहीं। अर्थवॉर्म देखिए आप जो है ना, बिल्कुल ही कोई। मौजूद हैं दिल्ली के दरियापुर कला गांव में, जहां हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जानेंगे वर्मी कंपोस्टिंग एग्रीकल्चर में कितनी लाभदायक है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रभुदयाल जी और उनकी श्रीमती पार्वती जी, जो पिछले 20 साल से वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं। बेसिकली हम 1998 से काम कर रहे हैं इस पे, और हमने पहले छोटे रूप में किया था, लेकिन धीरे धीरे हमें अच्छा रिस्पांस मिला और कार्य बढ़ता गया। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि ये लगभग आज की तारीख में हमारा काम लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है, और हमें थ्रू आउट अच्छा रिस्पांस मिला है, और हम कोशिश कर रहे हैं इससे भी और आगे जाएंगे। पार्वती जी, तो आप बताइए कि आप किस तरीके से प्रभुदयाल जी की सहायता करती हैं वर्मी कंपोस्ट का काम करने में, इसमें आपकी क्या क्या भूमिका है? इसमें मैडम, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं तो मैं इनके साथ शनिवार को छुट्टी होती है, तो मिलजुल के जैसे खाद की पैकिंग करनी है या उसको तोलना है, कोई लेने वाला आता है खाद वगैरह के बारे में, तो उससे बातचीत करना, फ़ोन पे बातें करना, उनको बताना समझाना, ये सारे मिलके साथ करते हैं। हम दोनों और बच्चे भी साथ में मिलके, हम पूरी फैमिली साथ मिलके काम करते हैं। अभी हमारा ये फैमिली बिजनेस रहा है, और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा प्रोडक्शन तैयार होता है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अब प्रैक्टिकली जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग किस तरीके से तैयार की जाती है। तो जहाँ तक वर्मी कंपोस्ट बनाने का है, तो सबसे पहले तो आपके पास में गोबर की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हम गोबर से बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, आप किचन वेस्ट से भी बना सकते हैं, या इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि केले के पत्ते हैं, केले के छिलके हैं, या मटर के छिलके हैं, और ईख, जो ईख का वेस्ट होता है जूस निकालने के बाद, तो वो उसका टेस्ट जो है ना मीठा होता है, और वो भी रॉ मटेरियल वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसमें गोबर मिक्स करके आप ये केचुआ छोड़ते हैं इसमें, और केचुआ एक स्पेशल वैरायटी का होता है जिसको रेड विगलर बोलते हैं, आइसिना फ्लोटिडा होता है, तो वो इसमें छोड़ते हैं, तो वो इसको एक्सक्रीटा करता रहता है इसका, और पेनिट्रेट होता रहता है ऊपर से नीचे तक। और जब भी खाद पूरा बन जाता है तो एक तरह से चाय की पत्ती की तरह से हो जाता है, तो फिर इसको हटाते हैं, और दूसरे तरीके से फिर जो कच्चा मटेरियल है अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो पहले हमने इसकी बेडिंग की गोबर की,
तो उसके बाद में फिर इसमें केचुआ छोड़ा गया शुरू में और इसको कवर कर दिया, क्योंकि केचुआ जो अर्थवर्म है वो शर्मीला है, ऊपर पूरी तरीके से नहीं आता, तो इसको ढक दिया जाता है, तो उसका पेनिट्रेशन ऊपर नीचे आना जाना बराबर रहता है। और बार बार जो है ना इसको हटा के देखते रहते हैं, उसका टेम्परेचर नापते हैं और एक सूटेबल टेम्परेचर 40-45 डिग्री तक ये केचुआ आराम से सर्वाइव करता है। तो फिर इसके बाद में हम जब ये चाय की पत्ती की तरह से होने लगता है, पता लग जाता है कि भाई अब अर्थवर्म की इसमें फीड नहीं रहा है, खुराक नहीं रही है, तो वो कन्वर्ट हो गया है वर्मी कंपोस्ट में। तो धीरे धीरे इसको उठा के और थोड़ा सा सुखाने के लिए छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके इनको उठाते रहेंगे, वहाँ पे इकट्ठा कर देंगे जब, और केचुए धीरे धीरे करके नीचे जाते रहेंगे। तो लिहाजा इसके बाद में यहाँ पे खाद कम हो जाएगा और जगह ज़्यादा होगी। तो फिर इसके बीच में हम लोग जो है कच्चा गोबर जो रॉ मटेरियल है वो दोबारा से डाल देंगे और अर्थवर्म अपनी फीडिंग देख के उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको फ्री कर देता है। तो फिर उसको धीरे धीरे उठाएंगे और एक जगह डालेंगे, थोड़ा सा सूख जाएगा, फिर इसको छानेंगे और छानने के बाद में फिर पैकिंग कराएंगे और पैकिंग करा के फिर जिसको जैसी भी ज़रूरत है उस हिसाब से पैकिंग करवाएंगे और किसानों को भी देते हैं, फ्री में भी देते हैं और बेचते भी हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ अलग से किया जाता है? बेसिकली तो अलग से कुछ नहीं है, इसके ऊपर शेड होना चाहिए। वैसे तो शेड में अच्छा रहता है और लेकिन बिगर शेड के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बारिश में बचाना होगा। तो बारिश का पानी नीचे से आना चाहिए और ना ही ऊपर से आना चाहिए, वो ज़्यादा ही हार्मफुल है, क्योंकि बारिश का पानी जाएगा तो जाते के साथ ही केचुआ वहाँ तक बाहर निकलेगा और मर जाएगा, वापस नहीं आएगा, या फिर उसको पक्षी वगैरह जो खाने वाले होते हैं उसको उठा ले जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट के रख रखाव के बारे में कुछ बताइए, इसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है? शुरू में तो इस प्रकार से बेडिंग की जाती है। वैसे तो इसके जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से भी करते हैं, लेकिन हम जो है इस प्रकार से करते हैं कि शुरू में आप देख रहे होंगे कि इसकी बेडिंग करते हैं। बेडिंग करने के बाद में फिर पुराल से ढकते हैं, लेकिन जैसे ये हमने पुराल से ढका हुआ है, अभी ये आप देख रहे हैं ये पुराल है, ये मैं हटा रहा हूँ और फिर आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। तो ऐसे जैसे हमने ये हटा दिया शुरू में, तो क्योंकि अब तो ये आधे से ज़्यादा बन चुका है, तो बनने जब शुरू में किया जाता है तो ऐसे बेडिंग करेंगे और केचुआ छोड़ दिया है। केचुआ छोड़ने के बाद में इसके हफ्ते 10 दिन के बाद में केचुआ छोड़ते के साथ ही हल्का हल्का जो है ना वाटरिंग करेंगे ताकि मॉइस्चर रहे केचुए के लिए, और उनको पीने के लिए मतलब पानी भी हो जाएगा और मेंटेन करने के लिए ये सूखेगा भी नहीं। जो ये रॉ मटेरियल है इसमें हार्डनेस नहीं आएगी, तो इसलिए वो करते हैं। और फिर जब मान ये कॉम्पैक्ट ना हो तो ये जेली है, इसको जेली बोलते हैं हमारी भाषा में, फोर्क, तो फिर इसको नीचे से उल्टा पुल्टी करते रहते हैं ताकि कॉम्पैक्टनेस ना आए इस प्रकार से। तो जैसे अब नीचे का जो कच्चा गोबर है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, तो इस प्रकार से करते रहते हैं। और जेली से इसलिए, फावड़े से नहीं कर सकते, जेली से इसलिए करते हैं ताकि केचुए को नुकसान ना हो, कटे नहीं केचुआ, कटेगा तो फिर नुकसान होगा केचुए को। तो इस प्रकार से इसका मेंटेनेंस करते हैं। फिर जब ऐसे ही करते हैं, अब अभी आप देख रहे हैं कि सारे केचुए जो है ना ऊपर नीचे आते हैं और जो कम्पैक्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है और ऑक्सीजन बराबर जाती है सांस लेने के लिए। तो इस प्रकार से करते रहते हैं, हर हफ्ते करते हैं, और जैसे जितना भी करेंगे इसको हर हफ्ते उतना कंपोस्टिंग जल्दी होगी। सर ये फाइनल कितने समय में बन जाता है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास में अर्थवर्म कितने हैं और
रॉ मटेरियल कितना है। तो अगर बराबर रेशियो है तो जल्दी बनाएंगे, क्योंकि उनको तो एक्सक्रीट करना है। तो लिहाजा जितने ज़्यादा केचुए होंगे उतने जल्दी इसको एक्सक्रीटा करेंगे। सपोज आपके पास गोबर ज़्यादा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा है, अर्थवॉर्म कम है, तो वो फिर देर से तैयार करेंगे। तो वैसे तो 45 दिन से 90 दिन के बीच में ये तैयार हो जाता है, अगर केचुए का और रॉ मटेरियल का रेशियो ठीक है तो। और वैसे भी आप उल्टा पुल्टी करने से ये थोड़ा सा गलता भी है, ऑक्सीजन बराबर आता जाता रहता है, तो जल्दी तैयार होगा इस प्रकार से करने पर। तो फिर 45 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो खुद ही उस वाले चाय पत्ती वाले फॉर्म में आ जाता है? आ जाएगा। जैसे आपने देखा अभी भी जहाँ पे एक्सक्रीटा कर दिया तो वो चाय की फॉर्म में आ गया। ये अभी आप देख रहे हैं, तो जब थोड़ा सा ड्राई होगा तो चाय की पत्ती की फॉर्म में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सौंधी मिट्टी जैसी खुशबू आने लगती है इसमें से, टोटली फ्री हो जाता है, स्मेल फ्री हो जाता है। आप देखेंगे जो, तो कोई भी फाउल स्मेल नहीं आती है इसमें। नहीं तो गोबर में तो बदबू आएगी। तो अल्टीमेटली आपको सूंघ के भी पता लग जाता है कि भाई ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो फिर कंपोस्ट यहाँ से रेडी होने के बाद बस आप पैक करते हैं और आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, इसके बाद में धीरे धीरे उठाते हैं, उठा के कुछ सूखता है, फिर इसको फिल्टर कराते हैं, ताकि इसमें कोई अगर बाहर से वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है, जैसे कोई कंकर है या पॉलीथीन है या कोई हार्ड मटेरियल आगे खेत में नहीं जाए, तो इस वजह से फिर उसको फिल्टर कराते हैं। ये अभी आप देख रहे हैं झरने रखे हैं मेरे पास में, वो रहे, और आपने उधर भी झरना देखा था जो है, तो उससे फिल्टर कराते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल वहाँ पे नहीं जाए, फील्ड में नहीं जाए, फसल को नुकसान ना पहुँचाए। कि वहाँ से फिल्टर होने के बाद में ये बिल्कुल तैयार हो गया है पैकिंग के लिए। बिल्कुल हमारी मेहनत जो है वो अब वसूल होने पे आ गई है। डालो। लगभग 50 किलो 500 ग्राम की पैकिंग करते हैं। मॉइस्चराइज होता है, तो ये बिल्कुल ही, या कट्टे का इसका पैकिंग का वज़न लगभग 50 किलो 500 ग्राम करते हैं। तो फार्मर को ऐसा नहीं लगे कि हमें 50 किलो से कम का मटेरियल मिला है। अभी आपने देखा कि इसमें 50-50 किलो मटेरियल हमने डाल दिया। अब बिल्कुल ही इसको स्टिच कर देते हैं।